This is cotton. Well, I know you know. It's in your shirt, your pants, your blankets, your curtains. It's just everywhere. It is the fabric of humans. But what if I tell you कि कॉटन सिर्फ एक फ्लफी व्हाइट और सॉफ्ट फाइबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेप किया है। हाँ, थोड़ा तो अनयूजुअल साउंड करता है। जहाँ हम हर वक्त टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की बात करते हैं, वहाँ कॉटन जैसी बेसिक कमोडिटी का क्या मैच? हाउ कुड इट हैव पॉसिबली इम्पैक्टेड द वर्ल्ड? But the reality is, cotton was actually one of the first few commodities जिसने पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया। एक ऐसी commodity that stands at the core of the modern world and most importantly of modern India। ये पिक्चर तो आपने देखी ही होगी। इस इमेज में गांधी जी के साथ एक चरखा है which signifies a cotton spinning wheel। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि even the Indian flag contains a spinning wheel। Such was the importance of cotton for us। Hi guys, welcome to Learners Lounge। और आज के एपिसोड में हम एक ऐसे मैग्निफिसेंट एम्पायर के बारे में डिस्कस करेंगे that left a powerful imprint on human history, the empire of कॉटन। हम कॉटन को thousands of years से यूज कर रहे हैं and not just as a piece of cloth but in many unconventional ways। चाइना में कॉटन को टैक्सेस पे करने के लिए भी यूज किया जाता था। जहाँ गुजरात जैसी स्टेट में कॉटन प्लांट को ग्रो करके उसे स्पिन और वीव किया जाता था, वहीं कंट्रीज लाइक मेक्सिको में कॉटन प्लांट से गॉड को वर्शिप भी किया जाता था। एंड सो कॉटन सिर्फ इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, बट हमारी सोशल और रिलीजियस कल्चर का भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट था। फॉर मोस्ट ऑफ द 1500s, एशिया, अमेरिका एंड अफ्रीका इंडिपेंडेंटली कॉटन प्रोड्यूस करते थे एंड हैड नो ट्रेड रिलेशंस विद ईच अदर। पर ये अब सब चेंज होने वाला था बिकॉज अ न्यू प्लेयर वॉज अबाउट टू एंटर द ग्रैंड गेम ऑफ कॉटन। एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसे आज तक कॉटन जैसे मैजिकल फाइबर के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट वॉज नाउ रेडी टू डोमिनेट द वर्ल्ड विद दिस बेसिक येट पावरफुल कमोडिटी, द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। बिफोर डिस्कवरिंग कॉटन, यूरोपियंस वुलन और लिनन के क्लोथ्स पहनते थे, बट जब उन्होंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें कॉटन मिला एंड दे रियलाइज्ड दैट वेयरिंग क्लोथ्स वाजंट ओनली अ मींस टू कवर योर बॉडी बट इन फैक्ट इट कुड आल्सो बी कंफर्टेबल। यूरोपियंस को ये तो समझ आ गया था कि कॉटन एक ऐसी कमोडिटी है जिससे वो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकते थे, बट फॉर दैट उन्हें ट्रेड के लिए एक प्रॉपर ग्लोबल नेटवर्क क्रिएट करने की नीड थी। देखो यार, एक कॉटन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले कॉटन प्लांट को ग्रो किया जाता है जिससे रॉ कॉटन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन दिस रॉ कॉटन इज स्पन इनटू अ यार्न which are basically just cotton threads, और उसके बाद इन थ्रेड्स को वीव करके एक कॉटन क्लॉथ मैन्युफैक्चर किया जाता है। बाय फार यूरोप के पास तो किसी भी स्टेप में एक्सपर्टीज नहीं थी, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जिन कंट्रीज के पास वो एक्सपर्टीज है हम उन्हें ही डोमिनेट कर ले। And so they launched a violent but a highly profitable cotton triangle, a triangle जो 3 कॉन्टिनेंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता था, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एशिया, जहां यूरोपियन मर्चेंट्स इंडिया से कॉटन बाय करते थे, फिर इस कॉटन को अफ्रीका में जाकर उनके लीडर्स के साथ ट्रेड करते थे, जिसके एक्सचेंज में उन्हें स्लेव्स दिए जाते थे। These slaves were then transported to अमेरिका, जहां उन्हें कॉटन ग्रो करने के लिए फोर्स किया जाता था। While the industry was growing, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट सारा प्रोसेस मैनुअली किया जाता था। यूरोप न्यू कि कॉटन की ट्रू पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए दे नीडेड टू स्पीड अप द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो यूरोपियन कंट्रीज कॉटन मैन्युफैक्चरिंग को ऑटोमेट करने में लग गए। इन 1784 a man named Samuel Gregg made history as he came up with the first ever cotton mill, एक फैक्ट्री जो मशीन्स यूज करके रॉ कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट कर सकती थी। जैसे ही यूरोप ने कॉटन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मैकेनाइज किया, द इंडस्ट्री रियली टुक ऑफ। नाउ दे ओनली नीडेड वन थिंग, रॉ कॉटन, क्योंकि बाकी पूरा प्रोसेस उनसे बेटर अब कोई नहीं कर सकता था।
दिस पुट इंडिया एट अ मैसिव डिसएडवांटेज। लास्ट 5000 ईयर्स से जो कंट्री ग्लोबल कॉटन मैन्युफैक्चरिंग की लीडर थी, जिसके आर्टिजन्स वर्ल्ड के सबसे एक्सक्विजिट कॉटन टेक्सचर्स वीव करते थे, वर नाउ रेंडर्ड जॉबलेस। जहां इंडियन स्पिनर्स को 50,000 आवर्स लगते थे टू स्पिन 100 पाउंड्स ऑफ कॉटन, वहीं ब्रिटिश मशीनरी वही काम अब सिर्फ 135 आवर्स में ही कर सकती थी। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिशर्स ने इतना एफिशिएंट प्रोसेस कर लिया था that they were able to sell their cotton products at half the price of Indian products. Slowly, Indian cotton exporters went out of business and India was merely reduced to an exporter of raw cotton. कॉटन की डिमांड अब एक्सप्लोड होने लगी थी एंड इट बिकेम द फर्स्ट मास कंज्यूमर कमोडिटी, which means everybody wanted it, and in fact wanted it for everything: their clothes, blankets, rugs, socks and so much more. मैकेनाइजेशन होने की वजह से रॉ कॉटन की डिमांड शूट अप करने लगी। यूरोप थोड़ा कॉटन तो खुद ग्रो करता था, लेकिन बाकी उसे अपनी कॉलोनी से इंपोर्ट करना पड़ता था। While some of it was imported from Asia and Africa, it still wasn't enough. In fact, काफी सारी कॉलोनीज में स्लेव रेबिलियंस भी होने लगे थे, जिसकी वजह से रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। At that time, European countries came up with a perfect solution. उन्होंने southern parts of United States पे फोकस किया क्योंकि वहाँ abundant land available था and the climate was perfect for cotton production. Between the years 1783 and 1808, 1.7 lakh slaves को अफ्रीका से United States लाया गया and by 1830, the number of slaves in United States reached 10 lakhs. That is, 1 out of every 13 people living in America was growing cotton. इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन ओनर्स यूज्ड टू कीप स्लेव्स इन अ वेरी ब्रूटल कंडीशन। इन्हें मोर देन 12 आवर्स काम करना पड़ता था और अगर उनसे कोई भी मिस्टेक होती थी तो दे वर मर्सीलेसली बीटन एंड पब्लिकली शेम्ड। रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट ने अमेरिका की पोजीशन तो स्ट्रेंथन कर दी थी, लेकिन इट ऑल्सो बिकेम द रूट कॉज ऑफ स्लेवरी। फैक्ट्री प्रोडक्शन ने हाउस होल्ड वीवर्स के बिजनेस को खत्म कर दिया था और अब उनके पास फैक्ट्रीज में मशीन ऑपरेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। पर जैसे ही सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स अपनी कॉटन प्रोडक्शन के लिए पॉपुलर होने लगा, इट स्टार्टेड ट्रबलिंग द इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए। दे फेल्ट कि स्लेवरी की वजह से साउथ के पास एक अनड्यू एडवांटेज है और अब उन्हें इनकॉम्पिटेंट बनाने के लिए नॉर्थ को कुछ तो प्लान करना था। सो दे स्टार्टेड टारगेटिंग द साउथ बाय कॉलिंग आउट देयर इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। नॉट ओनली दिस, इन नॉर्दर्न कैपिटलिस्ट ने खुद कॉटन प्लांटेशन के लिए लेबरर्स को हायर करना शुरू किया by paying them decent wages in return. जैसे ही साउथ के स्लेव्स को ये पता चला that the laborers in the north were given wages, they started protesting, and what followed next was the American Civil War. अमेरिका की सिविल वॉर ने उनकी कॉटन प्रोडक्शन को मैसिवली हैम्पर किया एंड बाय 1862 ब्रिटेन के कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम द यूएस वर अ वुपिंग 96% लोअर देन द प्रीवियस ईयर। इस ब्रूटल वॉर की वजह से यूरोपियंस स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू सोर्स ऑफ कॉटन एंड दैट इज व्हेन देयर फोकस शिफ्टेड टू इंडिया। इनफैक्ट सिविल वॉर के टाइम पर ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक्सटेंसिवली रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया सो दैट रॉ कॉटन को ट्रांसपोर्ट करना इजी हो सके। स्लोली इंडिया रॉ कॉटन का मेजर एक्सपोर्टर बन गया, सो मच सो कि ब्रिटेन का 75% और फ्रांस का 70% कॉटन अब इंडिया से इंपोर्ट होने लगा। 20th century was a time of sweeping changes in the world और इन सब में कॉटन इंडस्ट्री भी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। इस सेंचुरी ने कुछ नई कंट्रीज को फेवर किया जैसे इंडिया और चाइना। While Europe amassed tremendous amount of wealth in the past century, आने वाली वर्ल्ड वॉर्स में उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। With these great wars knocking out the West, China took control and became a leading player in the cotton industry. As you can see, the dynamics of the world had changed once again. Such is the nature of commodities. The global history teaches us one thing more than any other, कि हर सेंचुरी में एक कमोडिटी ऐसी जरूर होती है that makes and breaks nations.
For the 19th century, it was cotton. For the 20th, it was oil. And now, for the 21st, well, that's on you. Comment down and tell us, what do you think the commodity of the 21st century is? That's it for today. We'll see you in the next video. For this video, we refer to the book Empire of Cotton by Sven Beckert. Till then, don't forget to like, share and subscribe to the channel.